बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फिफ्थ मुगल एम्परर शाहजहां की। तो शाहजहां ने 1627 से लेके 1658 तक भारत पे राज किया है। तो आप देख पा रहे हो कि लगभग 30 सालों तक शाहजहां को मौका मिला भारत पे राज करने का। तो कौन था ये शाहजहां और कैसे इसने इंडियन हिस्ट्री पे इंपैक्ट डाला? तो शाहजहां को पूरी दुनिया में एक चीज के लिए तो जाना ही जाता है और वो चीज आपको इस तस्वीर में भी देखने को मिलेगी, ताजमहल। तो जी हां, ये वही मुगल एम्परर शाहजहां है जिन्होंने ताजमहल नाम की जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है उसका निर्माण करवाया था। तो आओ देखते हैं कि कौन था ये शाहजहां। तो शाहजहां के बचपन का नाम या कह लो कि पैदाइश का नाम मोहम्मद खुर्रम था और ये पैदा हुआ था 5 जनवरी 1592 के दिन। आपको डेट नहीं याद रखनी है, ईयर भी याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, याद रख लिया तो अच्छी बात है। तो 1592 में ये पैदा हुए और 1666 में इनकी डेथ हो गई। तो पैदा तो जब ये हुए थे तो इनका नाम खुर्रम रखा गया था, लेकिन जब ये एम्परर बन गए तो इन्होंने अपना नाम शाहजहां रखा था। तो आज हम इनको खुर्रम के नाम से नहीं बल्कि शाहजहां के नाम से ही जानते हैं। तो वैसे शाहजहां का क्या मतलब होता है? किंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे दुनिया का राजा। तो इतने बड़े एम्पायर के राजा तो ये थे ही। तो ये 5वें मुगल एम्परर थे। तो शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था 1592 में। ये लाहौर में जन्म क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। अकबर जो है 1585 से लेके 1600 तक यानी 15 सालों तक अकबर आगरा में नहीं बल्कि लाहौर में रहता था। तो जब अकबर लाहौर में रह रहा था उसी दौरान जन्म लिया था शाहजहां ने। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमने अकबर की वीडियो में भी कवर किया था कि अकबर एकमात्र ऐसा मुगल एम्परर है जिसने अपनी कैपिटल लाहौर को बना रखा था। तो खैर जो भी हो, तो इसके बचपन के कुछ साल लाहौर में ही गुजरे। तो फिर वहां से ये सारे लोग, अकबर अपनी पूरी फैमिली को लेके 1598 में आगरा वापस आ गया था। शाहजहां जो है जहांगीर का बेटा था, अकबर का तो पोता था ना वो, लेकिन जहांगीर का अपना बेटा था। तो जहांगीर के कई बेटे थे, उनमें से सबसे ताकतवर, सबसे ब्रेव साबित हुआ शाहजहां, इसीलिए ये एम्परर बन पाया। तो अब आगे की बात करते हैं। शाहजहां की मदर एक हिंदू थी, एक हिंदू राजपूत थी, उनका नाम था जगत गोसाई। और शाहजहां के कई और भाई भी थे जो कि कंटेंडर थे, गद्दी के हकदार थे। तो ऐसे तो जहांगीर के कई बेटे थे, कई वाइफ्स थी, हर वाइफ के 2-2 3-3 बच्चे थे। तो सारे बच्चों को तो रॉयल दर्जा नहीं मिलता है ना, राजकुमार की हैसियत नहीं दी जाती है ना। तो कुछ गिने चुने बच्चों को ही राजकुमार बनाया जाता है, उन्हीं राजकुमार में से कोई एक आगे चल के राजा बन जाता है। तो ऐसे ही कुछ राजकुमार थे, उनमें से एक तो खुर्रम था ही, यही खुर्रम तो शाहजहां है ना। और बाकी जिन बच्चों को राजकुमार का दर्जा दिया गया था वो थे खुसरो, परवेज और शहरयार। तो ये सारे के सारे कौन हैं? ये सारे के सारे जहांगीर के बेटे हैं। उनमें से ये वाला बेटा जीता और एम्परर बना। बाकी बेटों के साथ क्या हुआ वो हम देखेंगे। तो जो शाहजहां था या खुर्रम कह लो, जब वो एम्परर बन जाएगा तो हम उसको शाहजहां बुलाएंगे, अभी हम उसको खुर्रम ही बुलाते हैं। तो खुर्रम काफी इंटेलिजेंट था, काफी बोल्ड था, देखने में भी काफी हैंडसम था। तो अकबर और जहांगीर, अकबर इसके दादा थे और जहांगीर उसके पिता थे। तो दादा और पिता ने काफी अच्छे से ख्याल रखा था खुर्रम का, उसको काफी अच्छी ट्रेनिंग, मिलिट्री एजुकेशन, साथ ही साथ कई सारे लैंग्वेजेस की ट्रेनिंग दी गई, पर्शियन, टर्किश, हिंदी, इन सब की ट्रेनिंग दी गई कि आगे चल के तुम्हारे काम आएगी। तो प्रिंस खुर्रम यानी कि राजकुमार रहते रहते, जब ये राजकुमार थे तो ऑब्वियसली इनके फादर राजा थे। तो प्रिंस खुर्रम के फादर जहांगीर ने इनको अपनी सर्विस में रख रखा था। तो जहांगीर ने प्रिंस खुर्रम को काफी ऊंची मनसब दी थी। मनसब होती थी रैंक। जैसे आज अगर हम गवर्नमेंट देखते हैं तो गवर्नमेंट में एक प्राइम मिनिस्टर होता है,
तो प्राइम मिनिस्टर कुछ लोगों को अपनी गवर्नमेंट में शामिल करता है, किसी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाता है, किसी को स्टेट मिनिस्टर बनाता है। तो वैसे ही अकबर ने एक सिस्टम चालू किया था रैंक देने का। तो ऐसे ही हाई रैंक जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को दे रखी थी। तो 1607 से कह लो कि जब ये 15 साल का हो गया तब से इसका करियर स्टार्ट हो गया। जहांगीर ने अपने बेटे को ऊंचे मनसब, ऊंची रैंक देके गवर्नमेंट में शामिल कर लिया। अब क्यों इतनी मेहरबानी की प्रिंस खुर्रम के ऊपर जहांगीर ने, बाकी बेटों पे क्यों नहीं की? इसके तो और भी बेटे थे। तो जहांगीर का एक बेटा था खुसरो मिर्जा। तो खुसरो मिर्जा ने जैसे ही जहांगीर एम्परर बना था, अकबर के मरने के ठीक बाद जहांगीर जैसे ही एम्परर बना तो खुसरो मिर्जा ने रिवोल्ट कर दिया था। खुसरो मिर्जा भी एम्परर बनना चाहता था, तो इसने अपने ही बाप के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। तो खुसरो मिर्जा का ही सौतेला भाई है ना खुर्रम। तो खुर्रम ने अपने फादर जहांगीर की मदद की कि ठहरो पापा, मैं इस खुसरो मिर्जा को ठिकाने लगा दूंगा। तो खुर्रम ने ही पकड़ा था, इस खुसरो मिर्जा को पकड़ के जेल में डाल दिया था। इसीलिए जहांगीर का पूरा भरोसा हो गया था खुर्रम पे, इसीलिए खुर्रम को इतनी ऊंची पोस्ट इसने दी थी। बाद में क्या हुआ, जब खुर्रम ने खुसरो मिर्जा को पकड़ के जेल में डाल दिया तो बाद में यानी कि 15-16 सालों तक तो खुसरो मिर्जा जेल में रहा। लेकिन जब खुर्रम के राजा बनने की बारी आ गई, जब जहांगीर बूढ़ा होने लगा, तो खुर्रम को लगा कि क्यों ना मैं खुसरो मिर्जा को मार ही दूं, ये जिंदा रहेगा तो मेरे लिए खतरा बन सकता है, हो सकता है कि ये फिर से रिवोल्ट कर दे। तो 1622 में इसने खुसरो मिर्जा को की गर्दन काट के उसको मार दिया। पिछले 15-16 सालों से खुसरो मिर्जा जो है अंधा था, उसको इन लोगों ने पहले ही अंधा कर दिया था और अब उसको मार भी दिया। तो मुगल साम्राज्य तो काफी लंबा चौड़ा था, काफी अलग अलग प्रोविंसेस से मिलकर बना था मुगल जो पूरा एम्पायर था। तो मुगल एम्पायर का एक प्रोविंस हुआ करता था हिसार फिरोजा नाम का। तो हिसार फिरोजा हरियाणा में पड़ता है। तो जब भी कोई एम्परर बनता था तो वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट बेटे को यहीं का गवर्नर बनाता था। तो जो भी एक तरह से हिसार फिरोजा का गवर्नर बनाया जाता था तो पब्लिक में यह मैसेज चला जाता था कि यही राजकुमार गवर्नर है, तो राजकुमार है वो उस वक्त। तो लोगों को यह बात पता चल जाती थी कि यही राजकुमार आगे चल के एम्परर बनेगा, एक तरह से सिग्नल दिया जाता था। तो कहने का मतलब है कि हिसार फिरोजा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी, उसका गवर्नर इसको बना दिया गया, शाहजहां को गवर्नर बना दिया इसके बाप ने 1608 में। तो जैसे ही ये हिसार फिरोजा का गवर्नर बनता है तो सबको ये मैसेज पता चल गया था, सबको ये बात समझ में आ गई थी कि खुर्रम को ही जहांगीर अगला एम्परर बनाना चाहता है। तो अब खुर्रम का मिलिट्री करियर स्टार्ट हो गया, वो गवर्नर बन गया। पहली बार खुर्रम प्रोमिनेंस में तब आया, मतलब उसका कह लो कि उसकी ताकत सबको तब पता चली कि जब उसने मेवाड़ को हरा दिया 1614 में। जो मेवाड़ की लड़ाई है वो अकबर के टाइम से ही चलती आ रही थी, राजपूत रहते थे ना मेवाड़ में, वहां खुर्रम ने हराया। एक्चुअली हराया नहीं था बल्कि एक पीस ट्रीटी साइन की थी। पीस ट्रीटी साइन करके राजपूतों को इस बात पे मनवा लिया था कि वो लोग मुगल डायनेस्टी के अंदर काम करें, हथियारों की लड़ाई ना लड़े और मनसब बन जाए, मनसब यानी ऑफिसर बन के रहे। तो खुर्रम ने अमर सिंह कौन थे, जो महाराणा प्रताप के बेटे थे, उनको एक तरह से सरेंडर करवा दिया था इस पीस ट्रीटी के जरिए और उनको यह मानने पे मजबूर कर दिया था कि आज से आप इंडिपेंडेंट रूलर नहीं हो, आप मुगल डायनेस्टी के अंदर काम करने वाले एक मनसब हो। तो शाहजहां के इस कदम से मुगलों की और जो मेवाड़ साम्राज्य था उसके बीच चली आ रही दुश्मनी खत्म हो गई। तो इसलिए अचानक से खुर्रम का नाम चारों तरफ फैल गया कि हाँ भाई खुर्रम में दम तो है। तो 1617 में इसके फादर जहांगीर ने इसको डेक्कन भेजा, डेक्कन यानी साउथ इंडिया भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि साउथ इंडिया में रिबेलियन हो गया था, वहां जो लोधी राजकुमार थे उन्होंने रिबेलियन कर दिया था। तो वहां भी खुर्रम सक्सेसफुल रहा,
तो इसके फादर इससे काफी खुश हो गए कि जहां भेजता हूं अपने बेटे को वहां ये कामयाबी हासिल कर लेता है। तो तब जाके जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को एक उपाधि दी, एक टाइटिल दी। टाइटिल क्या था? शाहजहां, यानी पूरे दुनिया को जीतने वाला। तो सबको पहले से ही पता था कि जहांगीर बहुत पसंद करता है खुर्रम को, और जहांगीर खुर्रम को आगे बढ़ा रहा था कि मेरे बाद मेरा यही वाला बेटा राजा बनेगा। तो यहां से चीजें और क्लियर होती चली गई कि प्रिंस खुर्रम ही अगला मुगल एम्परर होने जा रहा है। अब बात करते हैं खुर्रम की अपनी सौतेली मां से हुई बहस कह लो या लड़ाई कह लो। तो नूरजहां जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर की वैसे तो कई वाइफ्स थी, लेकिन सबसे खूबसूरत नूरजहां ही थी। जहांगीर नूरजहां से बेतहाशा प्यार करता था। तो 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से शादी की थी। उस वक्त शाहजहां जो है वो सिर्फ 9 साल का था। ठीक। तो धीरे धीरे नूरजहां ने जहांगीर के ऊपर काफी कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वो खूबसूरत थी। जहांगीर उसकी हर बात मानता था, कोई बात नहीं टालता था। तो एक तो नूरजहां थी, दूसरा उसी महल में नूरजहां का भाई असफ खान भी रहता था। तो ये दोनों भाई बहन इस बात की जुगत में लगे रहते थे कि जहांगीर के बाद जो अगला एम्परर बने वो हमारी पसंद का हो, हमारे कंट्रोल का हो। तो ये दोनों अपने अपनी अलग खिचड़ी पकाने लगे थे। तो दोनों भाई बहन, लेकिन दोनों मिल के काम नहीं कर रहे थे। ये अपनी खिचड़ी अलग पका रही थी, ये अपनी अपना अलग। तो इन दोनों ने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? तो नूरजहां ने, देखो जहांगीर के कई बेटे हैं, जहांगीर के कई बेटे हैं, उनमें से खुर्रम को जहांगीर प्रमोट कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, उसको गवर्नर बना देता है, उसको शाहजहां का टाइटिल दे देता है, जबकि इसके और भी बेटे हैं। तो एक तरह से यह चीज क्लियर होती जा रही थी कि खुर्रम ही अगला एम्परर बनेगा। इसी को रोकने के लिए नूरजहां बीच में कूद जाती है। तो नूरजहां ने क्या किया? जहांगीर के सबसे छोटे बेटे, इसका सबसे छोटा बेटा, उसका नाम था शहरयार। प्लीज इस बात को याद रखो कि शहरयार नूरजहां का बेटा नहीं है। नूरजहां एक विधवा थी जिससे जहांगीर ने शादी की थी। तो नूरजहां की जब जहांगीर से शादी हुई थी, उसके पहले ही नूरजहां को एक बेटी पैदा हो चुकी थी। तो नूरजहां ने अपने उसी बेटी की शादी शहरयार से करवा दी। शहरयार सबसे छोटा बेटा था। तो नूरजहां को ऐसा लगता था कि वो जहांगीर से कह के शहरयार को ही अगला एम्परर डिक्लेयर करवा देगी। तो ये तो नूरजहां की साजिश थी। असफ जहां क्या कर रहा था? तो असफ खान नूरजहां का अपना भाई था, तो इसने भी वही स्ट्रेटजी अपनाई। इसकी भी एक बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम। तो इसने अर्जुमंद बानो बेगम की शादी खुर्रम से करवा दी, क्योंकि ये थोड़ा दिमाग से चालाक था। ये जानता था कि खुर्रम की ही लॉटरी लगेगी, बाकी सारे भाई तो तमाशा ही देखते रह जाएंगे। तो अब दोनों ने अपने अपने दामादों को प्रमोट करना शुरू कर दिया। नूरजहां शहरयार को एम्परर बनाने की जुगत में लग गई, असफ खान खुर्रम को एम्परर बनाने की जुगत में लग गया। तो इसी बीच क्या हुआ कि मुगल डायनेस्टी तो काफी लंबी चौड़ी थी। तो मुगल डायनेस्टी अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। तो अफगानिस्तान के कांधार इलाके में पर्शियनों ने अटैक कर दिया। पर्शियन यानी ईरानियन फोर्सेस ने अटैक कर दिया। तो अब नूरजहां ने इस मौके को भांप लिया। उसको इस मौके में एक एडवांटेज नजर आया। तो नूरजहां ने खुर्रम को कहा कि तुम जाओगे कांधार जाके तुमको ये लड़ाई लड़नी है। खुर्रम को लगा कि अगर मैं आगरा छोड़ के कांधार जाता हूं तो मेरे पीठ पीछे मेरी सौतेली मां नूरजहां कहीं अपने दामाद शहरयार को एम्परर ना बनवा दे जहांगीर से कह के, क्योंकि जहांगीर तो बूढ़ा हो ही गया है। शहरयार कौन है? तो ये खुर्रम का सौतेला भाई ही है ना, लेकिन सौतेला भाई होने के साथ ही साथ ये नूरजहां का दामाद भी तो है। तो इसलिए खुर्रम ने कहा कि मैं आगरा छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो इसका नतीजा यह निकला कि मुगलों के हाथ से कांधार निकल गया। कांधार की लड़ाई मुगल हार गए। तो इस बात से खुर्रम को काफी कह लो कि मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सब खुर्रम को ब्लेम करने लगे कि तुम्हारी वजह से ही हम कांधार हार गए।
तो नूरजहां ने खुर्रम को फोर्स किया कि तुमने मेरा ऑर्डर मानने से इनकार किया तो अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, तो भविष्य में भी तुम ऐसा ही ना कर दो, तुम मेरे ऑर्डर मानने से मना ना करो, इसके लिए तुम्हें कुछ गारंटी करनी होगी। तो गारंटी ऐसे की गई कि खुर्रम के दो बेटे थे, दारा शिको और औरंगजेब। तो ये उस वक्त काफी छोटे छोटे थे। तो दारा शिको और औरंगजेब को नूरजहां ने अपने पास एज अ कस्टडी रख लिया कि अगर तुम्हारा बाप मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुम दोनों को नुकसान पहुंचाऊंगी। तो जिसके बच्चे कस्टडी में, वो बाप तो कभी डिसोबे कर नहीं सकता है। तो इस तरह से नूरजहां ने कुछ देर के लिए खुर्रम को परेशान किया, लेकिन बाद में जब खुर्रम यानी अपना शाहजहां एम्परर बन गया तो उसने नूरजहां से इस बात का बदला लिया। उसने शहरयार को तो मार ही दिया। शहरयार उसका अपना सौतेला भाई था, साथ ही साथ नूरजहां का दामाद भी था। शहरयार को तो उसने मार ही दिया, साथ ही साथ नूरजहां को भी आगरा से निकलने को मजबूर कर दिया। तो नूरजहां ने अपने जीवन के आखिरी दिन जो है लाहौर में बिताए, क्योंकि आगरा में रहता था कौन? शाहजहां, यानी प्रिंस खुर्रम, जो अब शाहजहां बन चुका था। इसलिए वो वहां से भाग गई, या कह लो कि उसको निकाल के बाहर कर दिया था शाहजहां ने। तो अब बात करते हैं शाहजहां की। अब हम इसको शाहजहां कह सकते हैं। तो शाहजहां गद्दी पे बैठा 1627 में, लेकिन गद्दी पे बैठने से पहले ही इसने अपने फादर के खिलाफ एक रिवोल्ट किया था। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि नूरजहां काफी परेशान किया करती थी प्रिंस खुर्रम को। तो खुर्रम, जिसको कि शुरू में तो जहांगीर का पूरा सपोर्ट मिला था, शुरू में तो जब नूरजहां उसकी जिंदगी में नहीं आई थी तब तो प्रिंस खुर्रम को बहुत पसंद करता था जहांगीर, लेकिन नूरजहां के आने के बाद चीजें बदलनी लगी। तो प्रिंस खुर्रम को यह चीज अंदर से पसंद नहीं आती थी कि जब नूरजहां मुझे इतना परेशान करती है तो मेरे फादर मेरी सपोर्ट में क्यों नहीं खड़े होते? मेरे फादर तो एम्परर है, वो क्यों नूरजहां से मुझे नहीं बचाते? तो इन्हीं सब का बुरा मान गया था प्रिंस खुर्रम। और 1622 में, यानी कि जहांगीर के मरने से 5 साल पहले, तो जहांगीर के मरने से 5 साल पहले इसने अपने फादर के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। उस वक्त ये 30 साल का था, ठीक। तो इसको सपोर्ट मिला था एक मिलिट्री जनरल महाबत खान का। तो प्रिंस खुर्रम और महाबत खान मिलके जहांगीर से लड़ने गए थे। ये लड़ाई हुई थी बिलोचपुर नाम की जगह पे। तो बिलोचपुर हरियाणा के पलवल जिले में पड़ता है। और क्या हुआ? वही हुआ जो होना है। ये तो खुर्रम का बचपना था, तो वो जहांगीर से हार गया, बुरी तरीके से हार गया। लेकिन जहांगीर तो उसको दिल ही दिल में पसंद करता था ना, वो तो नूरजहां की तरह नहीं था। खुर्रम उसका अपना बेटा था। तो जहांगीर जानता था कि खुर्रम मजबूरी में ये सब कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लगता है कि अपने ही बाप से लड़ो, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसको नूरजहां परेशान करती है। तो जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को माफ कर दिया और उसको भरोसा दिलाया कि तुम क्यों ये सब कर रहे हो, तुम क्यों रिवोल्ट कर रहे हो, तुम्हें मुझ पे भरोसा रखना चाहिए, मेरे बाद तुम ही बनोगे अगले एम्परर। तो जब ये भरोसा जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को दे दिया तो खुर्रम ने अपनी हरकतें बंद कर दी। तो जब खुर्रम को जहांगीर ने कह ही दिया कि तुम घबराओ मत, तुम ही अगले एम्परर बनोगे, तो खुर्रम और बोल्ड हो गया। खुर्रम को लगा कि अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। तो सबसे पहला काम उसने जो किया, तो जेल में बंद अपने सौतेले भाई प्रिंस खुसरो को मार दिया। प्रिंस खुसरो 1606 से जेल में ही बंद था। तो जेल में बंद होने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि जेल की दीवारों के पीछे वो था, इसकी आंख फोड़ दी गई थी, इसको अंधा बना दिया गया था। और इसको जहां औरतें रहती थी, हरम दल, जहां की राजा की रानियां, राजा की बेटियां वगैरह रहती थी, वहीं रहता था प्रिंस खुसरो। इसको बिल्कुल कमजोर बना दिया था। क्यों ऐसी सजा दी गई थी प्रिंस खुसरो को? क्योंकि प्रिंस खुसरो ने अपने बाप जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट किया था, ठीक, उसी की सजा इसने भुगती। तो एक भाई को तो तुरंत ही अपने रास्ते से हटा दिया इसने 1622 में, जैसे ही जहांगीर ने बोला कि तुम ही बनोगे अगले एम्परर, तुम घबराओ मत, तो ये जाता है और खुसरो को अपने रास्ते से मार के हटा देता है। इसका एक और भाई था परवेज।
तो परवेज भी राजकुमार की हैसियत थी उसके पास, क्योंकि कई बेटों में से 4 बेटों को राजकुमार की हैसियत दी थी जहांगीर ने। एक तो खुसरो, खुसरो मर गया। दूसरा परवेज, वो काफी शराब पीता था, ड्रिंकिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग की वजह से उसकी भी डेथ हो गई। अब भी खुर्रम के रास्ते में एक रोड़ा था। खुर्रम के रास्ते का वो रोड़ा था नूरजहां का दामाद शहरयार। तो इसको इसने अभी तो नहीं मारा, लेकिन राजा बनने के तुरंत बाद मार दिया। तो खैर जो भी हो, जहांगीर 1627 में मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। और खुर्रम जो है अपने वफादार महाबत खान की मदद से और अपने फादर इन लॉ असफ जहां, कौन है ये, नूरजहां का भाई है ना, ब्रदर है ना, तो साथ ही साथ ये खुर्रम का फादर इन लॉ भी है, खुर्रम इसका दामाद है। तो असफ जहां और महाबत खान की मदद से खुर्रम यानी कि अपना शाहजहां राजा बन जाता है। तो राजा बनने के बाद ही अपने तीसरे बचे हुए भाई राजकुमार की हैसियत जिसको मिली हुई थी शहरयार, उसको इमीडिएटली मार देता है और नूरजहां को आगरा से भाग के लाहौर में छिपने पे मजबूर कर देता है। तो अब शाहजहां जो है नया नया राजा बना है, नया नया मुगल एम्परर बना है। तो मुगल एम्परर बनते ही उसके खिलाफ रिवोल्ट्स होने स्टार्ट हो गए। तो ये रिवोल्ट्स काफी सारे जगहों पे अचानक से एक साथ रिवोल्ट्स होने लगे। तो जो बुंदेलाज, बुंदेला यानी कि झांसी के एरिया में रहने वाले, झांसी यूपी में रहने वाले, और जो लोधी प्रिंस थे, लोधी प्रिंस बेसिकली डेक्कन में रहते थे, इन सब ने अचानक से रिवोल्ट कर दिया मुगल एम्पायर के खिलाफ। लेकिन शाहजहां काफी ताकतवर था, बचपन से ही ये लड़ाई लड़ता आ रहा था, तो इसने इन रिवोल्ट्स को दबा दिया। अब शाहजहां का ध्यान गया कांधार पे, क्योंकि शाहजहां ने नूरजहां के कहने पे कांधार जाने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। तो शाहजहां को लगा कि ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वापस से कांधार को जीतूं और उसको मुगल डायनेस्टी में वापस उसको शामिल करूं। तो शाहजहां ने इसके लिए कोशिशें चालू कर दी। तो आपको याद है कि नूरजहां ने शाहजहां के 2 बेटों को अपने पास रखा हुआ था होस्टेज बना के। एक का नाम था औरंगजेब और दूसरे का नाम था दारा शिकोह। तो अब तो नूरजहां है नहीं, अब तो इसके बेटे आजाद हैं। तो इसने अपने इन्हीं 2 बेटों को जिम्मेदारी सौंपी कि तुम दोनों बेटे कांधार चले जाओ और कांधार को जीत के वापस मुगल डायनेस्टी का हिस्सा बनाओ। लेकिन दोनों बेटे, इन लोगों ने कई लड़ाइयां लड़ने की कोशिश की, कांधार में कई लड़ाइयां हुई, लेकिन कांधार को वापस नहीं जीत पाए। इसी बीच गुजरात, मालवा यानी कि मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत, डेक्कन में एक बहुत बड़ा अकाल फैला, बारिश नहीं हुई, फसलें खराब होने लगी। इसमें लगभग 20 लाख लोग मारे गए, 2 मिलियन। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि किस मुगल एम्परर के टाइम पीरियड में 2 मिलियन लोग मारे गए थे फेमिन में। तो यह शाहजहां के टाइम ही हुआ था। आप इसको कैसे याद रख सकते हो मैं आपको बताता हूं। जिस आदमी ने ताजमहल पे इतना खर्चा किया, उसके राज में 2 लाख लोग भूख से मर गए। बस आप याद रख लोगे, ये चीज आप याद रखना। तो हर चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। शाहजहां को एम्परर बनने के तुरंत ही बाद सिखों के रिबेलियन का सामना करना पड़ा। तो उस वक्त जो छठे सिख गुरु थे, गुरु हरगोविंद सिंह जी, क्योंकि गुरु हरगोविंद सिंह जी के फादर यानी कि 5वें सिख गुरु अर्जन देव थे ना, तो इनको मारा था। किसने मारा था? तो शाहजहां के बाप जहांगीर ने मारा था। तो अब दोनों के बेटे उस दुश्मनी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जहांगीर का बेटा है शाहजहां और अर्जन देव के बेटे हैं गुरु हरगोविंद सिंह जी। तो अब इन दोनों के बीच भी यह लड़ाई चलती है। तो लेकिन शाहजहां तो काफी ताकतवर है, पूरे मुगल एम्परर का बादशाह है वो। तो शाहजहां को ही इस लड़ाई में जीत मिलती है और वो क्या करता है, वो लाहौर में बने हुए जितने सिख टेम्पल थे, जितने गुरुद्वारे थे, सबको तोड़ने का ऑर्डर दे देता है। अब शाहजहां की दुश्मनी हो जाती है पोर्चुगीज से। तो पोर्चुगीज लोगों को पहले ही जहांगीर ने मार भगाया था। जहांगीर वाली वीडियो आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो चलो कोई नहीं, हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
तो ये जो पोर्चुगीज लोग थे, इनकी कहानी इंडिया में शुरू होती है 1498 से। आगे हम पोर्चुगीज के ऊपर एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो करेंगे जो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हो। तो पोर्चुगीज की कहानी 1498 में तब शुरू होती है जब वास्को डिगामा इंडिया आया था। तो उसके बाद पोर्चुगीज ने भारत के कई हिस्सों पे अपना कंट्रोल कर लिया था, खास करके बंगाल वाले एरिया में। तो पोर्चुगीज ने हुगली नाम का एक शहर बसाया था। कलकत्ता के पास हुगली नाम का जो शहर आज आपको देखने को मिलता है, वो इन्हीं पोर्चुगीज लोगों ने ही बसाया था। इन पोर्चुगीज लोगों की एक बुरी आदत थी कि ये समुद्री लुटेरे थे। पोर्चुगीज के पास बड़ी बड़ी जहाजें हुआ करती थी, जबकि मुगलों के पास जहाज तो थे लेकिन वो लड़ने वाले जहाज नहीं हुआ करते थे, वो सामान या पैसेंजर ढोने वाले जहाज होते थे। तो ये पोर्चुगीज लोग क्या करते थे, ये मुगलों की जहाजों पे हमला करके उनको लूट लिया करते थे। तो ऐसा ही एक बार इन्होंने किया, इन्होंने अपनी हद पार कर दी। इस तरह से हद पार की कि जो जहांगीर थे, एम्परर जहांगीर, उनकी मदर का एक जहाज कुछ पैसेंजर्स को लेके मक्का जा रहा था, हज पे जा रहा था। तो उस जहाज को भी पोर्चुगीज लोगों ने लूट लिया था। तो इसी घटना के बाद जहांगीर ने ऑर्डर दिया था कि पूरे बंगाल से और गुजरात से जहां जहां पोर्चुगीज ने कब्जा कर रखा है उन सबको मार भगाओ। तो जहांगीर के जमाने से ही इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। किनके बीच में? मुगल्स के बीच में और पोर्चुगीज के बीच में प्रॉब्लम तो पहले ही शुरू। तो ये जो जहाज लूटने की बात मैं आपको कह रहा हूं, ये जहाज बेसिकली सूरत से लूटा गया था, सूरत गुजरात से। उसके बाद जब पोर्चुगीज हुगली जैसे जगहों में रहने लगे, बंगाल जैसी जगहों में रहने लगे, तो बंगाल तो मुगल डायनेस्टी का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बंगाल से काफी ज्यादा रिवेन्यू जाते थे, टैक्सेस जाते थे मुगल एम्पायर को। तो उस बंगाल में भी पोर्चुगीज लोगों ने अपनी हरकतें बंद नहीं की, वो अभी भी मुगलों के जहाजों को लूटते थे। तो अब तो शाहजहां का जमाना था, तो शाहजहां के जमाने में ये दुश्मनी और आगे बढ़ गई। एक्चुअली हुआ क्या था? हुआ ये था कि ये पोर्चुगीज लोग क्या करते थे, ये लोग कुछ मतलब जो कम उम्र के बच्चे होते थे या कम उम्र की लड़कियां होती थी, उनको किडनैप कर लेते थे और उनको फोर्सिबली क्रिश्चियन बना देते थे। मतलब उनको किडनैप करके चर्च ले गए, उन लोगों को जिनका कोई है नहीं, माँ बाप है नहीं, उनको किडनैप करके उनको क्रिश्चियन बना देते थे। तो इस बात की भनक जब मुगल एम्परर को पता चली, शाहजहां को पता चली, तो शाहजहां ने पोर्चुगीज लोगों से कहा कि आप लोग अपनी हरकतें बंद कर दो, ये सब मुगल एम्पायर में नहीं चलेगा। लेकिन पोर्चुगीज ने उनकी बात नहीं मानी। तो एक बार क्या हुआ, मुमताज महल जो कि शाहजहां की पत्नी थी, इसी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनाया गया है। तो सोचो कि शाहजहां मुमताज महल से कितना प्यार करता था। उसी मुमताज महल की दो स्लेव गर्ल्स थी, जो दो दासियां थी, दो नौकरानियां थी, उनको इन पोर्चुगीज लोगों ने किडनैप कर लिया। तो सोचो कि शाहजहां की वाइफ के जो दासी है उसको पोर्चुगीज उठा के ले गए। तो ये बात जब शाहजहां को पता चली तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने बंगाल के गवर्नर कासिम खान को ऑर्डर दिया कि पूरे बंगाल से पोर्चुगीज का सफाया कर दो, एक भी पोर्चुगीज फैक्ट्री, एक भी पोर्चुगीज चर्च बंगाल में बचना नहीं चाहिए। तो कासिम खान अपने काम पे लग गया, उसने पोर्चुगीज पे हमला शुरू कर दिया। तो पोर्चुगीज की सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज, सबसे ज्यादा घर हुगली में बने हुए थे। तो हुगली पे चढ़ाई कर दी मुगल फोर्सेस ने। पूरे 3 महीने तक हुगली में पोर्चुगीज को मारा काटा जाता रहा। तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो पोर्चुगीज को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया बंगाल में। तो 3-4 महीनों के बाद पोर्चुगीज ने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन सरेंडर करने से पहले ही 10,000 पोर्चुगीज को मार डाला था मुगल फोर्सेस ने। तो बिल्कुल टिट फॉर टैट। 4,000 लोगों को बंदी बना के आगरा भेज दिया गया, आगरा के जेल में भेज दिया गया और इनसे कहा गया कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें इस्लाम कबूलना होगा, वरना जेल में ही पड़े रहो।
तुम तो दूसरों को किडनैप करके क्रिश्चियन बनाते थे ना, अब मैं तुम्हें उठा के जेल में ले आया हूं, अब तुम इस्लाम धर्म कबूल करो, नहीं तो जेल में सड़े सड़े पूरी जिंदगी तुम सड़ते ही रहोगे। तो इस तरह से शाहजहां ने एक छोटी सी घटना के बाद इतना ज्यादा अपना कह लो कि आक्रोश, गुस्से वाला रूप दिखाया कि पूरे बंगाल से पोर्चुगीज का सफाया हो गया, खत्म हो गए पोर्चुगीज। तो पोर्चुगीज खत्म हो गए, इसीलिए ब्रिटिशर्स को पनपने का मौका मिल गया। अब बात करते हैं शाहजहां के डेक्कन पॉलिसी की, यानी कि साउथ इंडिया के पॉलिसी की। तो अगर बात की जाए मुगल एम्परर्स की, तो बाबर और हुमायूं ने कभी भी साउथ इंडिया पे कंट्रोल नहीं किया, यानी डेक्कन पे कंट्रोल नहीं कर पाए थे, ना ही अकबर कर पाया था। अकबर की जो टेरिटरी थी वो मालवा तक एक्सटेंड करती थी, डेक्कन तक नहीं था इसका कंट्रोल। तो कह लो कि जहांगीर पहला एम्परर बना था, पहला आदमी बना था जो कि डेक्कन में जिसने थोड़ी बहुत सक्सेस हासिल की थी। तो जहांगीर ने अहमदनगर किंगडम को कैप्चर करने की कोशिश की थी, लेकिन कर नहीं पाया था। तो अब उसका बेटा शाहजहां गद्दी पे बैठा हुआ था, तो अब शाहजहां ने डेक्कन पॉलिसी को आगे बढ़ाया। जहांगीर ने कोशिश तो स्टार्ट कर ही दी थी। तो शाहजहां डेक्कन यानी साउथ इंडिया जाता है और दौलताबाद और अहमदाबाद को जीत के मुगल डायनेस्टी में मिला लेता है। तो दौलताबाद और अहमदनगर दोनों के दोनों महाराष्ट्र में ही है। तो ये 1633 में हुआ। तो वहीं पास में गोलकोंडा किंगडम और बीजापुर की किंगडम थी। तो ये सब डेक्कन साउथ इंडिया के किंगडम्स थे। तो इन दोनों किंगडम्स ने बिना लड़ाई के ही सरेंडर कर दिया, जानते थे कि शाहजहां के सामने हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो क्या हुआ, पहली बार मुगलों के हाथ में साउथ इंडिया की बहुत बड़ी टेरिटरी लग गई। दौलताबाद, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर ये सब पहले मुगल एम्पायर के हिस्से नहीं थे, अब ये सब मुगल एम्पायर के हिस्से बन गए। तो इनको कंट्रोल करने के लिए, यहां पे अच्छे से गवर्नमेंट चलाने के लिए शाहजहां ने अपने तीसरे बेटे औरंगजेब को डेक्कन का गवर्नर बनाया, डेक्कन का। तो औरंगजेब का करियर यहां से शुरू होता है। आगे चल के ये औरंगजेब मुगल एम्परर बना। तो औरंगजेब को भेजा तो गया डेक्कन, लेकिन औरंगजेब को डेक्कन कुछ खास पसंद नहीं आया। बाद में इसको डेक्कन इतना पसंद आया औरंगजेब को कि आज इसका मकबरा भी डेक्कन में ही है। इसने अपना जीवन के ज्यादातर हिस्से दक्षिण भारत में ही बिताए। लेकिन जब शुरू में इसको डेक्कन भेजा गया था तो इसको डेक्कन बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसने अपने फादर से कहा कि मुझे इंपॉर्टेंट टेरिटरी का गवर्नर बनाया जाए। तो उस वक्त गुजरात की बहुत इंपॉर्टेंस थी, वहां पोर्चुगीज भी रहते थे, ब्रिटिशर्स भी रहते थे, तो मुगल तो रहते ही थे। तो बाद में ये गुजरात चला गया और वहां का गवर्नर बन गया। तो औरंगजेब ने दक्षिण भारत का गवर्नर बनने से मना कर दिया। तो उसके दूसरे भाई यानी औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को उसकी जगह गवर्नर बना दिया गया। बाद में औरंगजेब फिर से दक्षिण भारत या डेक्कन का गवर्नर बन गया 1653 में। तो औरंगजेब अब उसको ही सारे फैसले लेने हैं दक्षिण भारत के। उसके फादर हैं शाहजहां, वो तो लगभग बूढ़े होते चले हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, और वो तो नॉर्थ इंडिया की गद्दी संभालते हैं। तो दक्षिण भारत के सारे फैसले औरंगजेब को ही लेने थे। तो अब औरंगजेब के दिमाग में ये बात आई कि मैं बीजापुर और गोलकोंडा को जीत के मुगल एम्पायर का हिस्सा बना लूं। अब आप याद रखो कि ये बीजापुर और गोलकोंडा वही है, इन लोगों ने बिना लड़े सरेंडर कर दिया था। तो सरेंडर कर दिया था तो यहां के राजाओं को हटाया नहीं गया था, कहा गया था कि आप लोग राज करते रहो, बस हमारे कह लो कि हमारे लिए जमींदार की तरह आप बन के रहो। अब औरंगजेब के दिमाग में क्या आया कि मैं इनसे लड़ूंगा, लड़ के इनको हराऊंगा तो मेरा नाम चारों तरफ फैल जाएगा, लोग समझेंगे कि औरंगजेब में दम है, औरंगजेब लड़ाई जीत सकता है। तो यहां पे लड़ाई की कोई जरूरत थी नहीं। बीजापुर और गोलकोंडा ने मुगलों को चैलेंज नहीं किया था, वो तो खुद ही सरेंडर करना चाहते थे। तो औरंगजेब जो है गोलकोंडा पे चढ़ाई कर देता है। गोलकोंडा जीतने ही वाला था औरंगजेब
कि तभी शाहजहां को यह सब खबर मिलती है कि जहां लड़ाई की जरूरत नहीं है वहां क्यों लड़ रहे हो। तो शाहजहां ऑर्डर देता है औरंगजेब को कि तुम अभी के अभी ये लड़ाई बंद करो। तो औरंगजेब इसके लिए अपने भाई दारा शिकोह को जिम्मेदार मानता है। वो जानता है कि दारा शिकोह उम्र में मुझसे बड़ा है, तो एम्परर यही बनना चाहता है, इसीलिए दारा शिकोह नहीं चाहता है कि औरंगजेब ताकतवर बने और औरंगजेब पॉपुलर हो। तो पॉपुलर तो तभी होता औरंगजेब जब वो लड़ाई जीतता। तो इसने दारा शिकोह से दुश्मनी पाल ली। तो यहां से औरंगजेब और दारा शिकोह की दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है। साथ ही शाहजहां भी खुश नहीं है औरंगजेब से कि बेवजह की ये लड़ाइयां कर रहा है। तो शाहजहां ऑर्डर देता है औरंगजेब को कि तुम अभी ये सारी जो कैंपेन तुमने चला रखी है, जो अटैक वटैक तुम कर रहे हो, इन सब को रोको। ना तुम बीजापुर पे हमला करोगे, ना तुम गोलकुंडा पे हमला करोगे। तो औरंगजेब को ये चीज बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। तो औरंगजेब को ऑर्डर मिल गया कि जब लड़ना ही नहीं है तो हम डेक्कन में रह के करेंगे क्या। तो औरंगजेब ने दक्षिण भारत छोड़ दिया 1657 में और सीधा आगरा चला गया। एक्चुअली हुआ यह था कि जब ये डेक्कन में था तभी खबर फैल गई थी कि शाहजहां बहुत बीमार है और शाहजहां कभी भी मर सकता है। तो औरंगजेब को लगा कि अगर मैं यहीं रहूं और वहां शाहजहां की डेथ हो जाएगी तो मेरे पीठ पीछे तो मेरा कोई और भाई एम्परर बन जाएगा। इसीलिए दौड़ा दौड़ा ये आगरा चला गया कि मतलब ऐसा ना हो कि जब मेरे फादर की डेथ हो तो मुझे मौका ही ना मिले, यही सोच के ये चला गया था। तो खैर शाहजहां के मरने की खबर झूठी थी, झूठी खबर फैलाई गई थी। तो ये जाता है और देखता है कि शाहजहां तो बिल्कुल ठीक है। तो इसका दिल टूट जाता है, क्योंकि ये तो यही सोच के आया था कि मैं अगले कुछ दिनों में एम्परर बन जाऊंगा। लेकिन इसको लगा कि अरे मेरा बाप तो हट्टा कट्टा मजबूत यहां बैठा हुआ है, मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो औरंगजेब को यह बात इतनी बुरी लगी कि उसने शाहजहां को जीते जी उसकी गद्दी से हटा दिया। नॉर्मली क्या होता है, कोई राजा मरता है तब ना उसका बेटा अगला एम्परर बनता है। यहां तो शाहजहां जीवित है, जिंदा है, ये हट्टा कट्टा है ये। फिर भी औरंगजेब के मन में इतना लालच आ गया कि उससे रहा ही नहीं गया। उसको लगा कि मैं आ ही गया हूं आगरा, तो अब मैं एम्परर बन के ही जाऊंगा। शाहजहां मरा नहीं है तो क्या हुआ, मैं इसको गद्दी से हटा दूंगा। तो 1658 में शाहजहां को गद्दी से हटा दिया जाता है और उसको आगरा फोर्ट में हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। यानी शाहजहां के जो जीवन के आखिरी के 8 साल हैं वो आगरा फोर्ट में बीते। क्यों बीते? क्योंकि इसके नालायक बेटे औरंगजेब ने अपने बाप को गद्दी से हटा दिया। तो औरंगजेब 1658 में अपने बाप के जिंदा रहते, जीवित रहते रहते ही एम्परर बन गया था। इकलौता मुगल एम्परर है जिसने अपने बाप को गद्दी से हटाया। तो अब बात करते हैं शाहजहां की उस क्वालिटी की जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो शाहजहां ने दुनिया को वन ऑफ द 7 वंडर्स दिया है, ताजमहल। तो शाहजहां को जाना जाता है मुगल आर्किटेक्चर को चारों तरफ फैलाने के लिए। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप इंडिया में आज देखते हो, लाल किला, ताजमहल, ये सब शाहजहां ने ही बनवाई। इसलिए शाहजहां के टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। सबसे पहला जो आर्किटेक्चरल काम शाहजहां ने अपने कह लो कि किंगशिप में करवाया वो था आगरा फोर्ट को रीवैम्प करवाया। आगरा फोर्ट जहां पहले ही मुगल्स रहते थे, अकबर भी यहीं रहते थे, जहांगीर भी आगरा फोर्ट में रह चुके थे, अब शाहजहां भी वहां रहने के लिए गए, एम्परर बने तो आगरा फोर्ट में ही रहेंगे। तो शाहजहां ने इस आगरा फोर्ट को रीडिजाइन करवाया। इसके लिए इसमें कुछ नई बिल्डिंग्स बनवाई। तो शाहजहां ने जम के इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का यूज किया, यानी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स जिनको देखते ही आप बता दोगे कि इसमें इस्लामिक टच है। तो इनको कहा जाता है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर को जेनिथ पे, यानी कि उसको ऊंचाइयों पे लेके गए। शाहजहां ने आगरा फोर्ट को पूरी तरीके से उसको रिवैम्प करवाया, बदल दिया। आगरा फोर्ट बनाया किसने था? अकबर ने बनाया था आगरा फोर्ट। तो शाहजहां ने पुरानी बिल्डिंग्स का मरम्मत करवाया, पुरानी बिल्डिंग्स को फिर से मार्बल से बनवाया
और कुछ नई बिल्डिंग्स भी बनवाई। तो ये जो आगरा फोर्ट है, इसमें आपको बहुत ज्यादा मार्बल का प्रयोग मिलेगा, मार्बल। तो ये आप देख रहे हो आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट। इसी तस्वीर में आपको ताजमहल भी नजर आ रहा है। तो ताजमहल तो खैर शाहजहां ने ही बनवाया। आगरा फोर्ट और ताजमहल के बीच की दूरी 3 से 4 किलोमीटर की है। तो जब शाहजहां को बंद कर दिया था उसके बेटे औरंगजेब ने, तो वो इसी आगरा फोर्ट की खिड़कियों से ताजमहल को देखा करता था, क्योंकि ताजमहल उसी ने बनवाया था। खैर वो सब हम आगे देखेंगे। तो इस आगरा फोर्ट के अंदर कुछ नई बिल्डिंग्स भी बनवाई शाहजहां ने। उसी में से एक बिल्डिंग है मोती मस्जिद, जिसको कि पर्ल मस्जिद भी बोलते हैं, क्योंकि पर्ल को हिंदी में मोती बोलते हैं, अंग्रेजी में पर्ल बोलते हैं। तो पर्ल मस्जिद या मोती मस्जिद जो है, ये शाहजहां ने अपनी बेटी जहां आरा को डेडिकेट किया। जहां आरा अपनी बेटी से वो काफी प्यार करते थे, और जहां आरा भी अपने फादर से काफी प्यार करती थी। तो जहां आरा भी आगरा फोर्ट में ही रहा करती थी, तो उनको एक कमरा कह लो कि उनका एक महल बनाएगा कि ये तुम्हारा महल है, वो औरंगजेब का महल है, ये दारा शिकोह का महल है। तो आज भी अमीर लोगों के बच्चे अलग अलग उनको कमरे दिए जाते हैं ना, तो आप समझ लो कि ऐसा ही महल दिया जाता था उस टाइम। तो जहां आरा के लिए एक अलग से महल बनवाया, वही महल मोती मस्जिद है। इसी बिल्डिंग में शाहजहां को आगे चल के हाउस अरेस्ट कर दिया था औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने जब शाहजहां को हाउस अरेस्ट कर दिया था, तो यही बेटी जहां आरा ने कहा था कि मैं अपने फादर की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगी, जब तक मेरे फादर जीवित रहेंगे मैं उनकी सेवा करती रहूंगी। तो अगर जहांगीर को बंद किया है, तो मैं भी उनके साथ ही बंद हो जाऊंगी। तो इसी मतलब पर्ल मस्जिद या मोती मस्जिद में ही शाहजहां के आखिरी 8 साल गुजरे हैं। और इसी मोती मस्जिद से वो घंटों घंटों तक ताजमहल को देखा करते थे, क्योंकि ताजमहल भी उन्होंने अपनी पत्नी के याद में ही बनवाया था, मुमताज महल की याद में। तो आओ और बाकी जो बड़ी बड़ी मैग्निफिसेंट बिल्डिंग शाहजहां ने बनवाई, उनके कुछ डिटेल्स हम जान लें। शाहजहां ने दिल्ली को पूरी तरीके से रिवैम्प किया। जैसे आगरा को रिवैम्प किया, वैसे ही दिल्ली। आप बच्चों ये याद रखो कि मुगलों की शुरुआती राजधानी आगरा थी। अकबर भी आगरा में ही रहते थे, बाबर भी आगरा में ही रहता था। तो मुगलों की शुरुआती राजधानी आगरा थी। पहली बार शाहजहां ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया। तो राजधानी कोई बनाएगा तो नए सिरे से महल बनवाएगा, किले बनवाएगा। तो यही कोशिश शाहजहां ने शुरू कर दी। नई कैपिटल बनाने के लिए नई जगह ढूंढी जाती है। तो यमुना नदी के किनारे जगह ढूंढी गई, जगह पसंद की गई, और वहां पे नई राजधानी बनाने का काम स्टार्ट हो गया 1638 में। तो ये जो नई राजधानी बनी, ये आप तस्वीर में देख पा रहे हो। तो ये चारों तरफ से किला है ना, ये दीवार आप देख पा रहे हो। इस दीवार के अंदर मुगल्स रहते हैं, उनके ऑफिसर्स रहते हैं। तो यही जो नया शहर बना यमुना नदी के किनारे पे, इसका नाम रखा गया शाहजहानाबाद। इसका नाम शाहजहानाबाद क्यों रखा गया होगा, ये आप गेस कर सकते हो। शाहजहां के नाम पे ही रखा गया। इसी शाहजहानाबाद को आज ओल्ड दिल्ली के नाम से पुकारा जाता है। जब आप दिल्ली जाओगे तो आप देखते हो न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली। ओल्ड दिल्ली यानी पुराने जमाने में बसाई गई दिल्ली, जिसके अंदर चांदनी चौक आता है, लाल किला आता है। ये सारी जो बड़ी बड़ी मुगल बिल्डिंग्स है, वो सब यही बनाई गई हैं। तो ये जो जहानाबाद है, शाहजहानाबाद आप देख रहे हो, इसको चारों तरफ से दीवार से घेर दिया गया। तो ये एक वॉल्ड सिटी थी, और इसके 4 दरवाजे बनाए गए, 4 एंट्री पॉइंट बनाए गए। तो ये चारों एंट्री पॉइंट आज भी आपको देखने को मिलते हैं। अजमेरी गेट, जो लोग दिल्ली गए हैं या जो लोग दिल्ली में रहते हैं, वो इन जगहों का नाम जरूर जानते होंगे। अजमेरी गेट, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट और तुर्कमान गेट। ये बेसिकली इस शहर के अंदर घुसने के 4 दरवाजे थे। शाहजहां ने और भी कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई। उनमें से एक बिल्डिंग है रेड फोर्ट या लाल किला। ये वही लाल किला है जिससे हर 26 जनवरी को हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, रिपब्लिक डे के दिन वहां पे झंडा फहराते हैं, भाषण देते हैं। ये रेड फोर्ट शाहजहां ने ही बनवाया।
यानी रेड फोर्ट, फोर्ट क्या होता है? किला। किला क्या होता है? जिसके अंदर राजा और उसकी फैमिली रहे। तो इस रेड फोर्ट के अंदर कुछ महल भी बनवाए गए, क्योंकि राजाओं को रहना है। तो एक महल मोती महल बनवाया गया। तो देखो, एक मोती महल आगरा में भी है और एक मोती महल जो है दिल्ली में भी है। तो दिल्ली वाला मोती महल लाल किले के अंदर बना हुआ है। तो लाल किले के अंदर मोती महल है, हीरा महल है, रंग महल है, और दो और रूम्स या दो कॉन्फ्रेंस रूम्स कह लो, दो हॉल्स बने हैं। उन दो हॉल का नाम है दीवाने आम और दीवाने खास। तो दीवाने आम और दीवाने खास के बारे में हमें पता होना चाहिए। आम, आपने सुना होगा आम आदमी, मैं तो एक आम आदमी हूं, कॉमन हूं। कोई कहता है कि मैं राजा का खास हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर का खासम खास हूं। तो दो चैंबर्स का यही मकसद था। वो चैंबर जहां आम आदमी से राजा मिलेंगे और वो चैंबर जहां इंपॉर्टेंट वीआईपी लोगों से राजा मिला करेंगे, वो हो जाएगा दीवाने खास। दीवाने आम का मतलब जहां आम लोग अपनी बात राजा तक रखने के लिए आ सकते हैं। तो बात करते हैं दीवाने खास की, क्योंकि दीवाने खास में वीआईपी लोगों का आना जाना लगा रहता था, इसलिए दीवाने खास को सजाने में काफी ध्यान दिया गया है। तो दीवाने खास में काफी हीरे मोती जड़े हुए थे जो बाद में लूट लिए गए। तो यहां ये बेसिकली क्या था? दीवाने खास क्या था? एक रूम था, कह लो कि एक चैम्बर था जहां राजा की सिंहासन बनी हुई थी, राजा की गद्दी बनी हुई थी। तो राजा गद्दी पे बैठते थे, उनके सामने कुछ बैठने की जगह होती थी जहां पे वीआईपी लोग, जो राजा के ही मंत्री वगैरह हुआ करते थे, उस टाइप के लोग वहां पे आके मिलते थे। तो काफी हीरे जवाहरात जड़े हुआ था। एक और फैक्ट आपको याद रखना है बच्चों, कि इसी चैम्बर की दीवारों पे एक मतलब 2 लाइन की कविता लिखी हुई है। ये जो 2 लाइन की कविता है, ये आमिर खुसरो की बनाई गई कविता है। आमिर खुसरो दिल्ली सल्तनत के दौरान बहुत बड़े हिंदी पोएट हुए, हिंदी उर्दू दोनों के पोएट थे ये। तो इन्हीं आमिर खुसरो ने जो लाइन उस वक्त बनाई थी, वो बाद में शाहजहां ने अपने चैम्बर में लिखवाई। तो ये लाइन क्या है? इफ देयर बी अ पैराडाइज ऑन अर्थ, इट इज दिस, इट इज दिस, इट इज दिस। तो जाहिर तौर पे अंग्रेजी में तो आमिर खुसरो ने लिखा नहीं है, तो हम इसको हिंदी में समझ लेते हैं। एक्चुअली इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में कहा था कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो, यानी कि स्वर्ग यही है, यही है, यही है। ये बात दीवाने खास में लिखी हुई है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि ये जो लाइन है कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, ये किसने कहा है? तो ये आमिर खुसरो ने कहा है। अब बात करते हैं दीवाने आम की, जहां गरीब लोगों से या आम लोगों से राजा मिलते थे। तो इसके बारे में आपको बताने के लिए कुछ खास है नहीं, क्योंकि आम लोगों की तो कौन ही बात सुनता है। तो इसमें कुछ डेकोरेशन वगैरह ऐसी कुछ चीजें हमको देखने को नहीं मिलती है। बात करते हैं बाकी बिल्डिंग्स की। तो जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली की एक बहुत बड़ी लैंडमार्क मस्जिद है, तो जहां पे कि आप समझ लो कि हर शुक्रवार को कम से कम 10,000 से भी ज्यादा लोग वहां पे नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो वो मस्जिद शाहजहां ने ही बनवाई थी। तो जामा मस्जिद का नाम जामा या जामे मस्जिद हुआ करता था, जो कि बदल के जामा मस्जिद बन गया। ये पूरी तरीके से रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है। अब बात करते हैं पीकॉक थ्रोन की। पीकॉक थ्रोन यानी राजा के बैठने की गद्दी हुआ करती थी। जैसे आज हम कुर्सी पे बैठते हैं, तो उस जमाने के वो राजा थे, इतने बड़े राजा थे, तो गद्दी पे बैठते थे, पूरे शानो शौकत से बैठते थे। तो ऐसे ही अपने बैठने के लिए एक शानदार तख्त बनवा रखा था शाहजहां ने। उसको कहते थे तख्त ए ताउस, तख्त ए ताउस। तो ताउस का मतलब होता है पीकॉक, तख्त का मतलब होता है थ्रोन, इसीलिए इसको पीकॉक थ्रोन भी कहा जाता है। अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे तख्ते ताउस को, तो बन जाएगा पीकॉक थ्रोन। तो ये बेसिकली राजा की बैठने की कुर्सी या राजा के बैठने की गद्दी हुआ करती थी। तो ये जो पीकॉक थ्रोन था, ये 1 लाख तोले सोने से बना हुआ था। तो 1 तोला होता है 10 ग्राम का। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कितना भारी और कितना कीमती हुआ करता होगा ये पीकॉक थ्रोन। तो खैर, पीकॉक थ्रोन को बाद में
नादिर शाह जो कि अफगान से आया हुआ हमलावर था, यानी जब मुगल डायनेस्टी डिक्लाइन कर गई तो ये लोग काफी कमजोर हो गए, तो इंडिया पे हमले होने लगे। तो ऐसा ही एक हमला नादिर शाह नाम के इन्वेडर ने किया था, ये अफगानिस्तान से आया था। तो ये बहुत बाद की बात है, शाहजहां के जमाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात है 1750s की, 1750s, यानी जबकि हम बात कर रहे हैं उससे 100 साल बाद की कहानी है ये। तो नादिर शाह ये तख्ते ताउस उठा के चला गया, लेके चला गया अफगानिस्तान, अपने देश अफगानिस्तान। ऐसे ही तो सबने लूटा है इंडिया को। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग की, वो बिल्डिंग जिसको इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के लोग पहचानते हैं, पसंद करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि हम यहां विजिट करें, ताजमहल की। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों या 7 वंडर्स में से एक माना जाता है। तो ये ताजमहल कहां पे लोकेटेड है? तो ये आगरा फोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। इसीलिए ना वो जब शाहजहां को बंद कर दिया था उसके बेटे औरंगजेब ने, तो वहां से उसको ताजमहल नजर आता था, आगरा फोर्ट से वो नजर आता था। तो ये जो ताजमहल बनवाया शाहजहां ने, ये अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में बनवाया था। तो ये मुमताज महल कौन है? तो ये मुमताज महल वही मुमताज महल है जो नूरजहां के भाई की बेटी थी। तो नूरजहां का भाई असफ खान, उसने अपनी बेटी की शादी कराई थी ना शाहजहां से, इस उम्मीद में कि कल को शाहजहां एम्परर बनेगा। तो ये वही अर्जुमंद बानो बेगम है जिससे शाहजहां बेतहाशा प्यार करता था, और उसी का नाम उसने मुमताज महल रखा था। तो जब मुमताज महल की डेथ हो गई 1631 में, तो उसके अगले साल शाहजहां ने ताजमहल बनाने का ऑर्डर दिया, ताकि उसकी पत्नी, बेसिकली ताजमहल क्या है, यहां मुमताज महल का मकबरा है, उसकी डेड बॉडी दफन है, और मुमताज महल की डेड बॉडी के पास ही ये पत्नी की डेड बॉडी है, ये पति की डेड बॉडी है। तो मरने के बाद भी दोनों साथ रह सके, इसी के लिए ताजमहल बनवाया था। तो 1632 में बनना शुरू हुआ था ताजमहल। 16 सालों का वक्त लगा है ताजमहल को कंप्लीट होने में। ये ईयर आप भूल जाओ, लेकिन ये नहीं भूलना कि ताजमहल को बनने में कितना टाइम लगा। ये ऑलरेडी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 16 सालों का वक्त लगा था ताजमहल को कंप्लीट होने में। और कुछ फैक्ट्स हमको ताजमहल के बारे में पता होने चाहिए। तो ताजमहल पूरी तरीके से सफेद मार्बल का बना हुआ है, व्हाइट मार्बल, बेदाग मार्बल। चांदनी रात में भी आपको ताजमहल चमकता हुआ नजर आएगा। तो ये जो मार्बल है, ये मकराना मार्बल्स है। तो मकराना माइंस है राजस्थान में, जहां से मार्बल की खुदाई की जाती है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी आप किसी पीपीटी में कलर चेंज देखो, रेड देखो या ब्लू देखो, तो आप समझ जाना कि वो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए हाईलाइट कर देता हूं मैं। तो ताजमहल जिस मकराना मार्बल से बना है, वो राजस्थान से लाए गए थे। ताजमहल को बनाने वाले 2 चीफ आर्किटेक्ट का नाम आपको याद रखना होगा। उनके नाम थे उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा। ठीक। अब ताजमहल के बारे में एक कहानी भी आप जानते हो, फेमस है। माना जाता है कि जिन लोगों ने ताजमहल बनवाया था, जो मजदूर, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, आर्किटेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जिन ऑर्डिनरी मजदूरों ने ताजमहल बनवाया था, उनके हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे। ऐसा कहानियों से हमें पता चलता है, कहीं रिटन प्रूफ तो नहीं है। तो एक विदेशी यात्री टेवर्नियर, जिस वक्त ताजमहल बनाया जा रहा था, उस वक्त टेवर्नियर भारत आया था, विजिट करता था। वो मुगल कह लो कि दरबारों में उसका उठना बैठना था। तो इसी टेवर्नियर ने लिख के बताया, देखो बच्चों, ये हाईलाइटेड है, यानी ये ऑलरेडी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो टेवर्नियर ने ये बात अपनी बुक में लिखी है कि ताजमहल को बनाने में 22 साल का वक्त लगा और कुल मिला के 3 करोड़ रुपए खर्च हुए। कुछ लोग कहते हैं 16 साल, कुछ लोग कहते हैं 22 साल। तो जनरली एक्सेप्टेड 16 साल है। ठीक। ये जो 22 साल वाली कहानी है, ये ट्रेवर्नियर ने सुनाई है, और 3 करोड़ रुपए खर्च होने वाली जो बात है, वो भी ट्रेवर्नियर के जरिए ही हमको पता चलती है। तो उस जमाने में जो है, कई सारे फॉरेनर्स
इंडिया में आना जाना स्टार्ट कर चुके थे। आप तो जानते हो पोर्चुगीज आ गए थे, ब्रिटिशर्स आ गए थे, तो इंडिया में फॉरेनर्स का आना जाना लगा रहता था। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेनर्स हुए जो कि शाहजहां के कोर्ट, शाहजहां के दरबार में आते जाते थे। तो इन फॉरेनर से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर्स में, पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको याद कर लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जो शाहजहां के टाइम पीरियड में उसके दरबार में आया जाया करते थे। तो आओ एक एक करके इनके बारे में जान लें। एक था बर्नियर। तो बर्नियर एक फ्रेंच डॉक्टर था, वो शाहजहां के ही दरबार में रहता था। शाहजहां और उसकी फैमिली का फैमिली डॉक्टर था ये। बर्नियर अपने साथ एक दोस्त को भी लेके आया था। बर्नियर और टेवर्नियर दोस्त थे। इसी टेवर्नियर ने ताजमहल को बनते हुए देखा। तो ये टेवर्नियर कौन था? तो ये फ्रेंच ज्वेलर था, यानी हीरे मोती गहनों का काम करता था। जो शाहजहां उसके बीवी बच्चे थे उनके लिए ये ज्वेलर का काम करता था और बर्नियर का दोस्त था। तीसरा जो फॉरेन ट्रैवलर था वो था पीटर मुंडी। तो पीटर मुंडी से ही हमको ये जानकारी मिलती है कि जब शाहजहां का राज चल रहा था उस वक्त एक इतना भयानक अकाल इंडिया में पड़ा जिसमें कि 2 लाख लोगों की डेथ हो गई। ये अकाल कहां पड़ा था? गुजरात और मालवा में। तो आपको नाम याद रखना है कि किस फॉरेन ट्रैवलर ने हम तक क्या जानकारी पहुंचाई है। बर्नियर और ट्रेवर्नियर ने तो कोई जानकारी नहीं पहुंचाई। बर्नियर तो फ्रेंच डॉक्टर था। ट्रेवर्नियर ने हमको बताया कि ताजमहल को बनने में 22 साल लग गए और 3 करोड़ का खर्चा हो गया। पीटर मुंडी से हमको यह जानकारी मिलती है कि शाहजहां के टाइम पीरियड में 2 मिलियन लोग यानी 20 लाख लोगों की जान चली गई थी, क्योंकि काफी बड़ा सूखा अकाल पड़ा था। अब बात करते हैं मनुकी की। तो मनुकी इटली से आया हुआ एक नागरिक था, इटली से आया हुआ एक ट्रैवलर था और ये शाहजहां के बेटे दारा शिको का फ्रेंड बन गया था। दारा शिको यानी औरंगजेब का भाई। ठीक, तो ये दारा शिको जो है शाहजहां के महल में ही रहता था, जबकि औरंगजेब जो है वो कभी दक्षिण भारत में रहता था, कभी गुजरात में रहता था। तो दारा शिको के बारे में सबको ऐसा लगता था कि ये दारा शिको आगे चल के मुगल एम्परर बनेगा। तो हमेशा दारा शिको और औरंगजेब में कंपटीशन लगा रहता था। तो फाइनली औरंगजेब ने दारा शिको को हरा दिया था। खैर वो बाद में देखेंगे। एक और फॉरेन ट्रैवलर जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए उसका नाम है मेंडेल जोई। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही वो ट्रैवलर है, ये एक जर्मन ट्रैवलर था जिसने ये कहानी बताई है कि जिन लोगों ने ताजमहल को बनाया था उनके हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे। ये बात हमको मेंडेल जोई से ही की लिखी गई किताबों से ही पता चलती है। तो आप नाम याद रखोगे, किसके साथ क्या फैक्ट अटैच्ड है वो भी आप याद रखोगे। अब बात करते हैं शाहजहां के आखिरी दिनों की, शाहजहां के डेथ की। तो शाहजहां को तो समझ लो कि जेल में ही बंद कर रखा था औरंगजेब ने, लेकिन जेल में बंद होने से पहले ही, मतलब शाहजहां जो है वो मरा तो नेचुरल डेथ है, लेकिन उसको जीते जी ही उसकी गद्दी से हटा दिया था। तो अगर इसके डेथ की बात करो तो इसके डेथ के बारे में हमको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। हमको तो वो तारीख याद रखनी है जब इसको गद्दी से हटाया गया। गद्दी से कब हटाया गया? 1658 में। तो खैर जो भी हो, 1657 की बात है। उस वक्त औरंगजेब, शाहजहां का बेटा औरंगजेब डेक्कन में था। तभी शाहजहां बीमार पड़ गए या बीमार पड़ने की खबर चारों तरफ फैल गई। तो यह खबर जैसे ही फैली तो सबको लगने लगा कि शाहजहां की कभी भी डेथ हो सकती है। तो शाहजहां के 4 प्रोमिनेंट बेटे थे जो राजकुमार थे। इन्हीं राजकुमारों में से कोई एक जो है अगला बादशाह बनता। तो शाहजहां के बीमार होने की खबर जैसे ही फैली तो ये चारों भाई आपस में लड़ने लगे। तो इन चारों भाइयों में से जो लड़ाई, जो जंग जीती वो था औरंगजेब, और इस तरह हम देखते हैं कि औरंगजेब ही अगला एम्परर बनता है। तो औरंगजेब पहुंचता है आगरा। वहां वो देखता है कि उसके फादर शाहजहां, जो जिनके बारे में कहा गया था कि वो काफी बीमार है, वो उनकी बीमारी ठीक हो गई थी।
लेकिन औरंगजेब के दिल में लालच आ गया था, वो इंतजार नहीं करना चाहता था अपने बाप के मरने तक, नहीं रुकना चाहता था, उसको तुरंत बादशाह बनना था। तो इसलिए उसने 1658 में अपने फादर को गद्दी से हटा के आगरा फोर्ट में बंद कर दिया, और उसके तुरंत बाद औरंगजेब अगला एम्परर बन गया। तो औरंगजेब जब एम्परर बना, तो जब भी कोई एम्परर बनता था तो अपने आप को कोई शानदार टाइटल देता था। जैसे शाहजहां भी तो किसी जमाने में खुर्रम हुआ करता था ना, तो वैसे ही औरंगजेब ने अपने आप को टाइटल दी आलमगीर की, आलमगीर कहलाया वो। तो अब उसने अपने बाप को, आलमगीर यानी कि औरंगजेब ने अपने बाप को तो बंद कर दिया आगरा फोर्ट में, ये देखो ताजमहल। तो अब औरंगजेब की बहन जहां आरा बेगम यानी कि शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम काफी ज्यादा प्यार करती थी अपने फादर से। तो ये जहां आरा बेगम जो है मुमताज महल की ही बेटी थी, यानी कि शाहजहां के सबसे ज्यादा जिससे ये प्यार करता था, जिस पत्नी से जिसकी याद में ताजमहल बनाया था, वो मुमताज महल ही थी ना। तो मुमताज महल और शाहजहां की पहली औलाद थी ये उम्र में औरंगजेब से भी बड़ी थी, तो इसीलिए इससे बहुत ज्यादा प्यार करता था शाहजहां, और ये भी अपने फादर शाहजहां से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तो इस कंडीशन में शाहजहां को 8 साल तक बंद रखा गया, और उसके बाद औरंगजेब मतलब शाहजहां की डेथ हो गई, तो इसको कभी भी जेल से छोड़ा नहीं गया। तो उन 8 सालों के दौरान यही जहां आरा बेगम हमेशा अपने फादर की सेवा में लगी रही, उनके साथ ही रहती थी। ये दोनों कहां बंद थे? ये दोनों के दोनों आगरा फोर्ट में बंद थे। ठीक, तो फाइनली 8 साल तक हाउस अरेस्ट में रहने के बाद 22 जनवरी 1666 के दिन शाहजहां की डेथ हो जाती है। तो शाहजहां ने मरने से पहले ही अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी कि मुझे भी ताजमहल में ही दफनाना, वहां तो ऑलरेडी मेरी पत्नी की कब्र है, उसी कब्र के बाजू में पास वाली जगह में मेरी कब्र भी बना देना। तो आज हमको ताजमहल में मुमताज महल के ही पास में शाहजहां की भी कब्र देखने को मिलती है। तो ताजमहल बेसिकली इन्हीं 2 कब्रों को एकोमोडेट करने के लिए बनाया गया था, जो बाद में प्यार की निशानी आप कह लो, जो कह लो, वो बन गया।